अस्सलाम वालेकुम। अज़ान डेली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट हसन रज़ा शाकिर। जैसे कि आपको मालूम है, आप काफ़ी दिन से आपके साथ जुड़े हुए हैं अज़ान डेली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। ये जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट है ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान, इस कॉन्फ्लिक्ट में डे बाय डे न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं और हमारी इन तमाम डेवलपमेंट्स पे नज़र है। लास्ट टाइम भी हमने इस पे बात की थी, जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसमें एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी निकली है फॉर द बोथ साइड्स के। अमेरिका ने ब्लिंक किया है, उन्होंने ऑफर दी टू निगोशिएट। बेसिकली अब ये एक डिलेइंग टैक्टिक है या वाकई ही जेन्युइन एक निगोशिएटिंग ऑफर है, इसके बारे में तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल रही हैं। आज अमेरिका ने इस पर खुल के बात की। अमेरिका की किचन कैबिनेट की एक मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें उनके तमाम जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और इन कॉन्वर्सेशंस को जो लीड कर रहे हैं स्टीव विटकॉफ, जो कि अपेरेंटली मिडल ईस्ट के जो हैं उनके एम्बेसडर हैं, वो बेसिकली इसको लीड कर रहे हैं। उन्होंने आज इस पर ब्रीफिंग दी डोनाल्ड ट्रंप को और इसमें ये बात क्लियर हो गई, जैसे कि हमने बताया था कि एक्सियोस की रिपोर्ट है जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र का इसमें रोल आ रहा है। उन्होंने भी आज इसमें कंफर्म किया कि जो मीडिएशन का प्रोसेस है ये पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है और उन्होंने पाकिस्तान के थ्रू ईरान के जो कंसर्न लोग हैं उन तक जो अपनी डिमांड्स हैं वो पहुंचा दी हैं। दूसरी साइड पे ईरान ने पहले तो इसे डिनाई किया। उसकी रीज़न हमने आपको पहले ही बताई थी कि वो डिनाई करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है, ईरान को अभी तक ट्रस्ट नहीं है यूएसए पे। तो उन्होंने उस मीडिएशन को अभी तक कबूल तो कर लिया है, लेकिन ये मीडिएशन कितनी सब्सटैंशियल साबित होती है ये वक्त बताएगा, क्योंकि अभी तक ईरान के रवैये से ऐसा लग रहा है कि वो अभी तक उनको ये ट्रस्ट नहीं है यूएसए पे कि यूएसए वाकई ही संजीदा है। उसकी रीज़न ये है कि एक तरफ तो यूएसए, बाकी खबरें तो आप सुन ही रहे हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड आपको बहुत हद तक ये चीज़ें पता चल भी रही हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इग्नोर हो रही हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि जिन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ तो ये है कि एक तरफ तो ये मेडिएशन का प्रोसेस हो रहा है जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान अब इन्वॉल्व है, ये बात तो पूरी दुनिया में क्लियर हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ यूएसए जो है वो फोर्सेस भी डिप्लॉय कर रहा है, यानी कि ये गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी है। एक तरफ वो 10,000 जो है मज़ीद जो है वो जो अपने मरीन्स हैं वो डिप्लॉय करने की बात कर रहा है मिडिल ईस्ट में, और बूट्स ऑन ग्राउंड का प्लान बना रहा है, अपनी इन्वेंट्री को जो है वो रीलोड कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो नेगोशिएशंस भी चल रही हैं। अभी तक ये नेगोशिएशंस किसी ऐसी स्टेज पे नहीं पहुंची जहां पर कोई चीज़ें सब्सटैंशियल हों, लेकिन फॉर द टाइम बिंग डोनाल्ड ट्रंप ने जो वो डेडलाइन जो दी थी कि वो 5 दिन तक इनके ऊपर जो एक सवेयर अटैक करना की बात कर रहे थे, उसको इन्होंने फर्दर एक्सटेंड कर दिया है। अब इन्होंने खुद से ही उसको एक्सटेंड किया और उसकी रीज़न उन्होंने ये दी है कि चूँकि ईरान ने एक जेस्चर दिया है, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अपेरेंटली 10 के करीब जहाज़ जो है वो गुजरने दिए हैं जिन पे पाकिस्तान का झंडा लगा था। डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपनी कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने अपने मिनिस्टर्स के साथ किया उसमें इसका जिक्र भी किया, तो जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इसको गुजरने दिया। तो ये एक तरफ तो गुफ्तगू चल रही है जी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई बात किसी तरफ सब्सटैंशियल मोड पे आई नहीं है अभी तक। इसमें नथिंग, जिसमें कहते हैं ना एक सिल्वर बुलेट, कि कोई ऐसा सिल्वर बुलेट हाथ आ गया है दोनों फरीकों के जिसमें अब ये बात जो है वो सेटल होने की तरफ चली जाएगी। फिलहाल वी आर नो वेयर फ्रॉम दिस सिचुएशन, और ये कॉन्फ्लिक्ट उस तरह से ही अभी एक स्टैंड स्टिल पे है। फर्दर अटैक्स हो रहे हैं, ईरान ने भी आज अटैक्स किए हैं इसराइल के ऊपर, इसराइल ने भी अटैक्स किए हैं ईरान के ऊपर। यूएसए फिलहाल अटैक्स नहीं कर रहा, लेकिन जो जनरल अटैक्स हैं वो तो उसी तरह जारी हैं, मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। दूसरे तौर पे एक और भी बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है जो नोटिस करने वाली है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारे ऐसे फरीक भी हैं जो कि इस वॉर से इफेक्ट हो रहे हैं। वैसे वैसे तो पूरी दुनिया ही इफेक्ट हो रही है, बिकॉज इसकी जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है वो पूरी दुनिया को जो है वो अफेक्ट कर रही हैं। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फरीक जो है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, बिकॉज ये सारा का सारा जो बैटल फील्ड है वो इसराइल के साथ साथ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ तक चला गया। उसकी रीज़न ये है कि जितनी भी हमारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं इनके ऊपर जो है यूएसए की अपनी जो है वो फौजी अड्डे हैं, और उन फौजी अड्डों के ऊपर ईरान ने अटैक भी किया है। और बल्कि आज ईरान ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि ये जो मिडिल ईस्ट के ऊपर अटैक कर रहे हैं ये अब हम फर्दर एस्केलेट करेंगे। और वो एस्केलेट किस सेंस में करेंगे कि उन्हें ये जो है ये नॉलेज इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है कि जितनी भी यूएस बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, उधर से जितने भी यूएस फोर्सेस हैं वो वहाँ से जो है वो चली गई हैं।
और उन्होंने जो है अब वो आम लोगों में शेल्टर लेना शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने वहाँ के जो है वो होटल्स में जो है वो स्टे करना शुरू कर दिया है, और वो अभी तक वहाँ के होटल्स में ही मौजूद हैं, जिसकी वजह से ईरान ने कहा है कि अब हम जो है वो मिडिल ईस्ट में होटल्स को भी टारगेट करेंगे, क्योंकि अपेरेंटली उन्हें ये खदशा है कि वहाँ पर यूएस मरीन्स जो हैं और यूएसए का जो स्टाफ है जो कि बेसिकली उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर डिप्लॉय होता है वो वहाँ पर मौजूद है। तो इससे हमें ये बात समझ में आ रही है कि अगर ये नेगोशिएशंस किसी नतीजे पर ना पहुँची तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बड़ी डेडली और डेंजरस फेज़ में दाखिल हो जाएगा। दूसरा, इसमें एक और जो इंटरनेशनल मीडिया कुछ रिपोर्ट कर रहा है वो बड़ी कुछ परेशान कुन बातें रिपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि शायद मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो इन पीस नेगोशिएशंस में दे आर नॉट पार्ट ऑफ दोज पीस नेगोशिएशंस, और बेसिकली दे आर नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट दोज पीस नेगोशिएशंस। वो कह रहे हैं कि एक तो ये जो पीस नेगोशिएशंस हैं इनके कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्लियर नहीं है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, और इसीलिए वो इन पीस नेगोशिएशंस के अमल से बाहर हैं। दूसरे नंबर पर बहुत सारी कंट्रीज़ का ये भी एप्रीहेंशन है कि अगर ये इसी स्टेटस को पे ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व होता है तो उससे रीजन में ईरान एक बहुत बड़ी पावर मिल जाएगा, और अगर उनके लिए कोई गारंटीज नहीं उसमें ली जाती, उन्हें बेसिकली एप्रीहेंशन है कि यूएसए और इसराइल जो अपना मामला सीधा करके, बेसिकली इसराइल भी नहीं, यूएसए अपना मामला सीधा करके यहाँ से चला जाएगा और ईरान जो है वो यहीं पे रह जाएगा, और उसके बाद जो है ईरान एक बहुत बड़ी रीजनल पावर, क्योंकि ये बात भी जेन में रखनी चाहिए कि जितना ईरान और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ की एक अपनी भी आपस में भी एक हिस्टोरिकल पावर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट और पावर टर्फ जो है वो मौजूद है। तो मिडिल ईस्ट इस हालत में इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व होते नहीं देखना चाहता। वो चाहते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो वो उसमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को भी जो है वो एडहेयर किया जाए, उनको भी देखा जाए। ईरान जो है वो जो अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए जो यमन में लुबनान में जो अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए ऑपरेट करता है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का उन प्रॉक्सीज़ को लेके बड़ा एप्रीहेंशन है। वो कहते हैं कि जब तक ईरान की ये जो प्रॉक्सीज़ हैं ये मिटिगेट नहीं होती और ये इनफेक्टिव नहीं होती हमारे खिलाफ, तब तक हमें भी ख़तरा रहेगा, और अगर यूएसए ऐसे ही इस मामले को रिजॉल्व करके चला जाता है अपनी हद तक तो फिर हमें वो जो है वो तनहा छोड़ जाएगा इस रीजन में। तो बहुत सारे जो वेस्टर्न मीडिया के जो आउटलेट्स हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद बहुत सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ आर नॉट वेरी कीन अबाउट दोज नेगोशिएशंस। इसी वजह से हमने देखा है कि जो यूएई है उसने तैयारी शुरू कर दी है अब एक्टिवली इस जंग में पार्टिसिपेट करने की। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट से सबसे ज़्यादा अभी तक जो अफेक्ट हुआ है वो अबू धाबी और कुवैत ही हुआ है, और अबू धाबी की फोर्सेस का इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट में प्रिपेयर करना कॉन्फ्लिक्ट के लिए, ये इस बात का ये साइन है कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा। अगर ये नेगोशिएशंस किसी नतीजे पर ना पहुंची तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही डेडली फेज़ में दाखिल हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि अबू धाबी ने एक तो अपनी नेवल फोर्सेस को एक्टिवेट कर दिया, और उन्होंने कहा कि जी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे बाकी मुल्क हमारा साथ दें तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रेगुलेट करने के लिए अपनी नेवल फोर्सेस वहाँ पर भेज सकते हैं, और उसकी उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। दूसरा, उन्होंने अपनी फोर्सेस भी जो हैं वो यूएसए के साथ जो है वो डिप्लॉय करने की कुछ हिंट दिया है, और दुनिया के कुछ ममालिक ने उन्हें वार्न भी किया है कि आप ये मत करें, बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट को आप फर्दर एस्केलेट कर देंगे और इस कॉन्फ्लिक्ट को बाकायदा अपने दरवाजे तक ले आएंगे। अभी तो शायद ईरान जो है उसने अपने अटैक्स को मिटिगेट किया है या उसको कन्फाइन किया है, आई शुड रादर से, टू द एक्सटेंट ऑफ मिलिट्री बेसिस ऑफ यूएसए। बट अगर इस तरह की कोई मूव यूएई ने की तो मेरा ख्याल है कि वो फिर इस कॉन्फ्लिक्ट को वो अपने घर तक ले आएंगे, और फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये फुल ऑन एस्केलेशन में दोनों मुल्कों के दरमियान हो जाएगा। और शायद इसराइल भी यही चाहता है, वो यूएसए को फिर एक बहाना मिल जाएगा वहाँ से निकलने का, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मिडिल ईस्ट और ईरान के दरमियान हो जाएगा। सऊदी अरब ने अभी तक इसमें कोई ज़्यादा हिंट नहीं दिया, लेकिन मिडिल ईस्ट की तरफ से ये आना ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट है। दूसरे नंबर पे हमें अभी तक ये भी क्लैरिटी नहीं है कि जो अरब कंट्रीज़ हैं उन सब के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन सब के अपने अपने गोल्स हैं। वो इन नेगोशिएशंस को लेकर क्या सोच रहे हैं, वो नेगोशिएशंस में क्या उनका कोई रोल है। कतर ने तो अपने आप को इन नेगोशिएशन से बिल्कुल अलहदा कर दिया है, ऑल्दो कि वो ईरान पर हमला करने की पॉलिसी पे को बेहतर नहीं समझते। उन्होंने इसको कंडेम भी किया कि जो हमला किया गया ये गलत किया गया, ऑल्दो उनकी मिलिट्री बेसिस यूज़ हो रही हैं और वो इस कॉन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेट भी करना चाहते हैं, लेकिन वो इन नेगोशिएशंस का पार्ट नहीं है। अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली मिडिल ईस्ट इसके बारे में क्या सोच रहा है, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा लोकल मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में इसको बड़ा अंडर प्ले किया जा रहा है, लेकिन जो यूरोपियन मीडिया है वो इसके बारे में बहुत खुल के बात कर रहा है कि बेसिकली मिडिल ईस्ट का नेगोशिएशंस में क्या रोल है, वो क्या सोच रहे हैं। बिकॉज बहुत सारी यूरोपियन जो है वो थिंक टैंक्स का ये मानना है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ नहीं चाहती कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट इस सिचुएशन में रिजॉल्व हो।
ऑल्दो उनको फाइनेंशियल लॉसेस तो बहुत हो चुके हैं, ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 30 to 40% जो है वो अफेक्ट हो चुकी है, और इसको रिस्टोर होने में ऑलमोस्ट 3 से 5 साल का अरसा लग जाएगा। तो इससे आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ की जिनकी इकोनॉमी का जो बेसिस है वो ही एनर्जी प्रोडक्शन है, और उसका 30 to 40% अफेक्ट हो गया है, और जो कि 3 से 5 साल तक जो है वो रिस्टोर भी नहीं होने वाला, तो उनकी इकोनॉमी तो वैसे ही जो है उसको एक बहुत ही बड़ा जो है वो जॉल्ट लगा है। उनकी इकोनॉमी जो है वो 10% या 20% श्रिंक कर जाएगी, जिसका इफेक्ट जो है वो पूरी दुनिया पे भी आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली फिर उनकी एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, और जब एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी कम होगी तो जो ममालिक जो हैं उनकी एनर्जी सप्लाई लाइन पे डिपेंडेंट हैं, उन ममालिक के अंदर भी एक इन्फ्लेशन का तूफान आएगा। तो यूरोप ने इस पर रिपोर्ट भी किया है कि यूरोप कह रहा है कि ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन बनने जा रही है फ्यूचर में वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। दूसरे नंबर पे क्रिस्टीन लोगार्ड, जो कि यूरोपियन बैंक की सेंट्रल बैंक की जो है वो चीफ हैं, उन्होंने एक बड़ी परेशान कुन बात की है। उन्होंने कहा है कि बेसिकली अभी दुनिया को अंदाज़ा ही नहीं है कि ये इस कॉन्फ्लिक्ट के क्या असरात आ रहे हैं, बिकॉज जब ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होगा, किसी नतीजे पर पहुंचेगा, तो फिर दुनिया को अंदाज़ा होगा, उसके बाद असल तूफ़ान आएगा। तो उन्होंने बेसिकली एक प्रीएम्प्ट किया, एक बड़ी ख़तरे की घंटी वर्ल्ड फाइनेंस के लिए, कि बेसिकली इस जो कॉन्फ्लिक्ट के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत फार रीचिंग होंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि जिन ममालिक ने ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया है उनका एटीट्यूड इतना नॉन सीरियस है। आज डोनाल्ड ट्रंप अपनी किचन कैबिनेट के साथ बैठे हुए थे और वो इस तरह से मजाक कर रहे थे जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो स्टैंड स्टिल पे आ गई है। मतलब दुनिया के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ख़त्म हो रहे हैं। वो ये नहीं प्लान कर रहे हैं कि अगर 1 महीने तक ये कॉन्फ्लिक्ट चला तो शायद उन्हें लॉकडाउन में जाना पड़े, शायद एनर्जी कंजम्पशन को है वो कम्प्लीटली रेगुलेट करना पड़े। दुनिया की इकोनॉमीज़ बुरी तरह इस कॉन्फ्लिक्ट से हिट हो रही हैं, लेकिन जो लोग जो इस कॉन्फ्लिक्ट को जिन्होंने शुरू किया उनका रवैया इतना गैर संजीदा है। बिकॉज आज की जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अपनी किचन कैबिनेट के साथ, उसको देख के तो ये ऐसा लगता है कि ये बेसिकली नेगोशिएशंस का एक ड्रामा किया जा रहा है। नेगोशिएशंस के लिए कोई संजीदा नहीं है। अल्लाह करे कि वो इन नेगोशिएशन से कोई हम रिज़ल्ट निकाल लें, लेकिन फ़िलहाल ट्रस्ट डेफिसिट इतना है कि बाकी जितनी बातें हैं ये सब कुछ सब जो हेर से है। अभी तक कोई सब्सटैंशियल जो है वो चीज़ हुई नहीं है। पाकिस्तान इसमें पॉजिटिव रोल बड़ी सिंसेरिटी के साथ वो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली ये अल्टीमेटली तो नेगोशिएशंस जो है वो उन फरीकों के दरमियान ही होनी है जिन फरीकैन के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो लेट्स सी वेयर इट गोज़, हमारी इस पर नज़र रहेगी। दूसरी जो बात आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट हमने करनी थी कि ये कुछ दिन कल जो है ये इंडियन जो है फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जो हैं, इन्होंने एक बड़ा ही तज़हीक आमेज़ जो है वो बयान दिया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। बेसिकली जब उनसे पूछा गया उनकी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में कि इंडिया जो है वो बिल्कुल जो है वो आइसोलेट हो गया है इस सारे प्रोसेस में, और पाकिस्तान जो है उसको एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है इस कॉन्फ्लिक्ट में। पाकिस्तान हैज़ एमर्ज्ड एज द पीस मेकर इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, और यूएसए और ईरान दोनों फरीकों को इन पे जो है वो ट्रस्ट है। और इंडिया इस सारे अमल में कहाँ है, बिकॉज इट वाज सपोज टू बी, इंडिया का आज से पहले ये क्लेम था कि वो एक ऐसा मुल्क है जिसके यूएसए के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, ईरान के साथ भी वो एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है ईरान का ट्रेडिशनली, और इसराइल के साथ भी उनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। तो इंडिया में ये बहुत बात हो रही थी कि अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को कोई रिजॉल्व कर सकता है तो वो इंडिया कर सकता है, बिकॉज उनके तमाम फरीकैन के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन इंडिया को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया इस प्रोसेस से। यूएसए ने भी उन पर ट्रस्ट नहीं किया, ईरान ने भी उन पर ट्रस्ट नहीं किया, और उनका जो बहुत ही करीबी दोस्त है इसराइल, उसने भी उन्हें कोई लिफ्ट नहीं कराई। तो इंडिया में इसके ऊपर जो है उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर ऊपर बड़ा सिवियर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि बेसिकली वो इस प्रोसेस से आइसोलेट कैसे हो गया, और पाकिस्तान जो है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे वो इस प्रोसेस में इमर्ज कर गया। तो वहाँ पर उन्होंने जो है एस जयशंकर ने बड़ी ही तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू जो है वो पाकिस्तान के बारे में की। अपेरेंटली उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया वो बेसिकली उन्होंने ही यूज्ड वर्ड ऑफ पिम्पिंग बेसिकली, बट हमारे प्लेटफॉर्म से हम इस तरह की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू तो नहीं करते। लेकिन अब फॉरेन मिनिस्टर होकर उन्होंने लफ्ज़ ही ऐसा बोला कि उनके अपने मुल्क में भी लोग बड़े शॉक्ड हैं कि ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बात की है। आप मतलब आपका किसी भी मुल्क के बारे में इतना तज़हीक आमेज़ रवैया और इस तरह की गुफ्तगू किसी फॉरेन मिनिस्टर को ज़ेब देती है। मतलब ये इस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की, और इट क्लियरली शोज़ द फ्रस्ट्रेशन
आउट ऑफ विच इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग थ्रू राइट नाउ। एक तो उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर उन पर वैसे ही बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट से 5 दिन पहले वो इसराइल चले गए, इसराइल के हक में बयान दे दिए। उसके बाद जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और अमेरिका ने जो है वो अटैक किया और उसमें जो है ईरान में जो है बड़ी पर्टिनेंट लीडरशिप की जो है वो शहादतें हुई, आयतुल्ला खामनाई साहब जो हैं उनकी जब शहादत हुई तो इंडिया ने ना उस अटैक को कंडेम किया, ना ही उनकी शहादत पे कोई बात की। और इंडिया के अंदर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने इस पर बड़ा ऑब्जेक्शन रेज़ किया कि भाई ईरान के साथ, जैसे कि मैं ट्रेडिशनली आपको बताऊं कि इंडिया के हिस्टोरिकली ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, बल्कि उनकी जो चाबहार पोर्ट है उसको डेवलप करने में इंडिया का बड़ा रोल रहा है और इंडिया बहुत बहुत ट्रेडिंग करता रहा है वहाँ से। लेकिन इंडिया की जो एक मीनिंगफुल खामोशी थी इस सारे अमल में, उसको जाहिर है ईरान ने भी नोटिस किया होगा और इंडिया के अंदर भी उसमें बहुत आवाज़ें उठी कि आप जो है इस वक्त खुल के इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। और इंडिया ने बिल्कुल एक बाय पार्टीजन किस्म की पॉलिसी अपनाई कि बिल्कुल खामोश रहो, कोई बात ना करो, और वो बाय पार्टीजन पॉलिसी उनके गले पड़ गई। अब जो है वो ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड स्टेज पे वो बिल्कुल आइसोलेट है, उनकी कोई बात नहीं है। हालांकि इंडिया इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव्स ऑफ दिस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज इंडिया भी एक एनर्जी जो इम्पोर्टिंग कंट्री है। तो वहाँ पर इंडिया में बड़ी लेदे हो रही है जी उनकी रूलिंग पार्टी पे, बीजेपी पे, जिसके ऊपर जो जब एस जयशंकर से सवाल हुआ उनकी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ये बात कर दी कि जी हम पाकिस्तान की तरह कोई जो है ना कोई दलाल किस्म की नेशन नहीं है, तो हम दूसरे मुल्कों के दरमियान जो है वो सुलह नहीं करवाते। अच्छा, इसका पहला जवाब तो ये है कि जब ये रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी तो ये नरेंद्र मोदी जो है ये बड़ा क्रेडिट लेता फिर रहा था कि उसने एड्स वगैरह भी चलवाए कि जी मैंने वॉर रुकवा दी, चूँकि इंडियंस वहाँ से ट्रांसफ़र होने थे तो मैंने वॉर रुकवा दी। तो वो बेसिकली बड़ा क्रेडिट लेता फिर रहा था इस सारे अमल का, ठीक है ना, कि मैंने वॉर रुकवा दी। तो क्या तब भी ये दलाली मौसूफ फरमा रहे थे? हालांकि वो वॉर तो नहीं रुकी, वो सारा का सारा झूठ था जो अपने लोगों को इन्होंने लॉलीपॉप देने के लिए किया था। वो वॉर तो आज तक जारी है रशिया और यूक्रेन की, लेकिन तब ये बड़ा क्लेम करते थे कि जी मैं रशिया और यूक्रेन दोनों के दरमियान मैंने बातचीत करवाने की कोशिश की है और वॉर रुकवाने की कोशिश की है। तो क्या तब भी मौसूफ जो हैं ये दलाली कर रहे थे? ये बड़ा फजूल वर्ड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उनके फॉरेन मिनिस्टर ने इस किस्म का वर्ड यूज़ किया है, तो और पाकिस्तान के बारे में तो हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है। दूसरी जो बात इसमें करने की ये है कि ये जो इंडिया ये जो बात कर रहा है इस तरह की, अब इसमें मैं थोड़ी सी बात डिफरेंट करूँगा कि इफ़ दे यूज़ दिस वर्ड कि जी हम वी आर नॉट पिम्प्स, कि हम लोगों के दरमियान जो है वो सुलह करवाते फिरें, तो अगर वो इसको यही इसी काम से तशबीह देते हैं, तो बेसिकली इंडिया तो जो है वो बड़े अरसे से यही काम कर रहा है जी। इंडिया ने जो अपना पूरा जो एक ग्लोबल इमेज पोर्ट्रे किया है वो बेसिकली अपना इन्हीं चीज़ों की बेस पे किया है। आई एम सॉरी टू से बट आई हैव टू टेक दिस हार्श लाइन, बट इट्स अ फैक्ट कि इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन प्रमोटिंग देमसेल्व्स थ्रू बॉलीवुड। ये इंडिया इन्हीं चीज़ों के ज़रिए इसने अपना एक जो इमेज पूरी दुनिया में बिल्ड किया है, बॉलीवुड के थ्रू किया है। ये नाच गाना करके एप्स्टीन फाइल्स में भी आपने देखा, जब नरेंद्र मोदी का जिक्र हुआ तो वो इसी पर्सपेक्टिव में हुआ कि उनको जेफरी एप्स्टीन ने नरेंद्र मोदी के जो एजेंट जो उनके बिहाफ पे बात कर रहा था, उनका कोई आई गेस ही वाज अ बिजनेसमैन, तो उसको यही मशवरा दिया कि जी अगर इसराइल को और अमेरिका को खुश करना है तो ज़रा आप उनके साथ को नाच गाने की महफिलें करें। तो बेसिकली ये तो माशाल्लाह से ये वाला काम बहुत पहले से करते आ रहे हैं इंडियंस, और इसी बेस पे इन्होंने अपनी जो एक ग्लोबल जो एक इमेज है, इमेजरी है, उसको बिल्ड किया है ये। और तो हमें ये जो ताना मार रहे हैं ये इस तरह का, तो ख़ुद माशाल्लाह से इन्होंने अपनी पूरी ग्लोबल जो एक पर्सोना बिल्ड किया है, अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी बिल्ड की है, इसी काम पे बिल्ड किया है। आपको पता है बॉलीवुड ही इनका बेसिकली मेजर ब्रेड एंड बटर, और इनका जो मेजर मार्केटिंग टूल है वो बॉलीवुड है। तो इस काम के थ्रू ये प्रमोट करते हैं लिटरल सेंस में, आई शुड से। लेकिन हमें जो है ताना ये इस तरह का मार रहे हैं। पाकिस्तान जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट में एक संजीदा प्लेयर के तौर पर उभर रहा है और वो संजीदगी से कोशिश कर रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका कोई एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकल आए, बिकॉज इससे पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है और इंडिया भी इफेक्ट हो रहा है। और अगर ये जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है ये रिजॉल्व हो जाता है तो इसके जो बड़े बेनिफिशरीज होंगे उसमें इंडिया भी होगा, बिकॉज इस वक्त इसके जो ममालिक इससे सबसे ज़्यादा हिट होंगे वो इंडिया ही है। लेकिन ये इंडिया का जो रवैया है ये बड़ा ही अफसोसनाक रवैया है। बेसिकली जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 से इंडिया में आई है, इनकी पूरी पॉलिटिक्स ही पाकिस्तान के गिर्द घूमती है, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के गिर्द इनका पॉलिटिकल डिस्कोर्स है। इससे आगे ये निकले ही नहीं, इससे बड़ी वैसे ये बातें करते हैं कि जी हम जो हैं वो वर्ल्ड लीडर बनेंगे, हम आने वाले दौर की वर्ल्ड इकॉनमी हैं, लेकिन इनका जो विजन है, इनका जो वर्ल्ड व्यू है वो इतना पेटी है, इतना छोटा है
कि वो पाकिस्तान से आगे जाता ही नहीं है, वो सोचते ही नहीं पाकिस्तान से आगे। वेयर एज पाकिस्तान जो है वो माशाल्लाह आई शुड से, हमारी अपने मसाइल हैं, बिल्कुल हैं, हम कोई परफेक्ट, वी आर नॉट परफेक्ट, बट किसी भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में मैं समझता हूँ पाकिस्तान हैज़ इमर्ज टू बी अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड सीरियस नेशन, एंड वी आर प्रूविंग द वर्ल्ड राइट नाउ। उसकी रीज़न यही है कि अब दुनिया भी हम पे ट्रस्ट करती है, और इस कॉन्फ्लिक्ट में अगर चाहे ये एक वक्ती बातचीत ही हो, इसका कोई नतीजा ना भी निकले, लेकिन तमाम फरीकों का हमारे ऊपर ये ट्रस्ट शो करना कि हाँ जी इनके थ्रू हम निगोशिएट कर सकते हैं या इनके थ्रू हम मेडिएट कर सकते हैं, दे आर द पीपल वी ट्रस्ट, ये एक बहुत बड़े ऑनर की बात है। तो इस बारे में मेरा ख्याल है ये काफ़ी है इंडिया के लिए, और दैट इज़ जस्ट प्योर फ्रस्ट्रेशन। और ये एस जयशंकर की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, ये हमेशा से ही बड़े एरोगेंट किस्म के आदमी हैं। ये पहले भी इन्होंने एक अपना इमेज बनाया हुआ था लेज़र आइज़ का, कि ये जाते थे और बड़ा ठग करके अगलों को जवाब दे देते थे। और पहले भी इंडिया के अंदर बहुत सारे जो संजीदा हल्के हैं वो बात करते थे कि जी इन्हें ग्लोबल फोरम्स में बात करने का पता नहीं है, ये काफ़ी एरोगेंट हो जाते हैं। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के मामले पे भी जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने इसी तरह की बहुत ही गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की इंटरनेशनल फोरम्स पे, और ये पहली बार नहीं इन्होंने किया, मैं इनको बहुत अरसे से नोटिस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये ग्लोबल स्टेज पे जब भी जाते हैं ये बड़ा एरोगेंटली बात करते हैं, ये किसी बात के सीधा जवाब नहीं देते, एंड ही बिहेव्स लाइक जैसे कि इंडिया इज लाइक अ बिगर पावर देन यूएसए, और शायद इंडिया को बहुत बड़ी पावर है, ये इस तरह से वहाँ पे बिहेव करते हैं। और आई थिंक द जोक्स ऑन देम कि ये जो इनका एरोगेंस है इनके मुंह पे आके लग रहा है, बिकॉज नो बडी इज गिविंग देम इंपॉर्टेंस, और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दे आर गोइंग थ्रू दिस राउट। और वो पाकिस्तान के बारे में अपनी बेसिकली फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए जब उनसे सवाल हुआ कि जी आप इस कॉन्फ्लिक्ट में हमारा क्या रोल है, हम दुनिया में बिल्कुल ही जो आइसोलेट होते जा रहे हैं, हालांकि हम वन ऑफ द इफेक्टिव्स ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, और पाकिस्तान जो हम पे बाजी ले गया, तो उन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान को ही गालियाँ देना शुरू कर दी और पाकिस्तान के खिलाफ ही तसीका में इस गुफ्तगू शुरू कर दी। तो आई थिंक दैट इज़ द फ्रस्ट्रेशन एंड अ वेरी पेटी थिंग फ्रॉम द स्टैचर ऑफ अ फॉरेन मिनिस्टर। आई थिंक इस तरह फॉरेन मिनिस्टर अगर इस तरह से बिहेव करे, वो तो उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। तो लेट्स सी, पाकिस्तान तो खैर अपना काम लगा हुआ है, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो नेगोशिएशंस हैं ये किसी किनारे पे पहुँचे। हमें अपना फीडबैक देते रहिए, आपके फीडबैक से हमें बहुत हेल्प मिलती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हमारी इस सारे इशू पे नज़र रहेगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।